नाजरीन आदाब व तस्लीमात। द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन तर्जुमे के फ़न के मौजू पर लेक्चर के इस दूसरे हिस्से में मैं मुर्तज़ा अली अत्तर एक बार फिर आपके सामने हूँ, आपसे मुखातिब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुफ्तगू की थी कि तर्जुमे की अहमियत या ज़रूरत क्या है और क्यों कम से कम एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो दो ज़ुबानों में महारत रखता हो, यानी दो ज़ुबानों को लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो। इसलिए उर्दू के वो तालिब इल्म जो उर्दू जिनकी मादरी ज़ुबान है और अंग्रेज़ी एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पर वो सीख रहे होते हैं, उनके लिए ये पेपर डिज़ाइन किया गया है। आइए हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए तर्जुमे की गर्द व गायत पर पिछले लेक्चर में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे कि तर्जुमे की तारीफ़ क्या है और तर्जुमे के अक़साम और उसके तरीक़ाकार क्या है। ट्रांसलेशन के लिए उर्दू में मुतबादिल के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम तर्जुमा कहते हैं। तर्जुमे के लग़वी मानी है किसी चीज़ को पार लगाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ट्रांसलेशन के भी अंग्रेज़ी में तकरीबन यही माने होते हैं, यानी एक जगह की चीज़ को उठाकर दूसरी जगह उसी शक्ल में पहुंचा देना। इसलिए ट्रांसलेशन के मुतबादिल के तौर पर उर्दू में हम लफ्ज़ तर्जुमा का इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमे की जो आम तारीफ बयान की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन इज एन एक्ट थ्रू विच द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज। Language to be transferred is called the target language, and language whereas the language to be transferred into or arrived at is called the target language। यानी तर्जुमा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक ज़ुबान में मौजूद मतन को, टेक्स्ट को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल किया जाता है। जिस ज़ुबान से मतन लिया जाता है उसे तर्जुमे की ज़ुबान या बुनियादी ज़ुबान कहते हैं, और जिस ज़ुबान में तर्जुमा किया जाता है उसे हम हदफ की ज़ुबान कहते हैं, यानी वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज का काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि तर्जुमे के तरीक़ाकार क्या हैं या तर्जुमे की अक़साम क्या है। आमतौर पर ट्रांसलेशन या तर्जुमे के लिए दो तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं, एक आज़ाद तर्जुमा और दूसरा लफ्ज़ी तर्जुमा। आमतौर पर मजहबी कुतुब के तर्जुमे के लिए जो तरीक़ाकार हम अख्तियार करते हैं, या साइंसी और तकनीकी जो कोर मौज़ूआत हैं, जब उन मतन का हम तर्जुमा कर रहे होते हैं तो जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं उसे हम लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं। यानी कुरान शरीफ, बाइबिल, महाभारत, गीता वगैरह का जब आप तर्जुमा करेंगे तो उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं होती है कि एक मुतरज्जिम अपने ख़यालात या अपने एहसासात का उसमें दाखिल कर सके, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल लफ्ज़ों का उन्हीं माने में तर्जुमा किया जाता है। इसे लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं। मगर आमतौर पर जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के तहत वो किसी ज़ुबान में हो, ज़्यादातर जो अदब में ट्रांसलेशंस होते हैं वो उनकी नौइयत होती है आज़ाद तर्जुमे की, यानी अदबी मतून का तर्जुमा आमतौर पर आज़ाद होता है, चाहे वो किसी मज़मून का तर्जुमा हो, किसी कहानी का तर्जुमा हो, किसी नावल का तर्जुमा हो, किसी शेरी पैकर का तर्जुमा हो, किसी ड्रामे का तर्जुमा हो। ये सारे तर्जुमे आमतौर पर आज़ादाना रविश के तहत किए जाते हैं, इसलिए हम इसे आज़ाद तर्जुमा कहते हैं। नाज़रीन, बात को आगे बढ़ाते हुए तर्जुमे के जो दो राहें हैं उन पर पहले गुफ्तगू कर लेते हैं कि जिस तरह से जिक्र किया मैंने कि एक लफ्ज़ी तर्जुमा, दूसरा आज़ाद तर्जुमा। कमर रईस साहब ने अपनी किताब तर्जुमा का फ़न और रवायत में, और उसमें मिर्ज़ा हामिद बेग का एक मज़मून है, उसमें एक और तरीक़ाकार का वो जिक्र करते हैं, मुतदिल या जमालियाती तर्जुमा। आगे आने वाली जो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा इसमें इस बात की वजाहत भी हो जाएगी। ये मुतदिल
या जमालियाती तर्जुमा दर अदबी तर्जुमे की एक किस्म है। तर्जुमे का सबसे आसान और पहला तरीका जो होता है वो कहलाता है अखबारी तर्जुमा, यानी रोज़मर्रा की खबरों का, हालात हाजिरा का आप एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में तर्जुमा करते हैं। मिसाल के तौर पर अखबार में मौजूद मवाद या रसायल में मौजूद मवाद का तर्जुमा करना, और इसके ज़रिए आपको जो एक मुतरजम के लिए ज़रूरी शर्त होती है वो ये होती है कि उसको कम से कम 2 ज़ुबानों पर अबूर हासिल होना चाहिए, यानी एक वो ज़ुबान जिससे वो तर्जुमा कर रहा है और दूसरी वो ज़ुबान जिसमें वो तर्जुमा कर रहा है। मिसाल के तौर पर जब आप अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो इन 2 ज़ुबानों पर आप गिरफ्त होनी चाहिए और ज़ुबान की जो रमूज़ व निकात होते हैं उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तर्जुमे का तरीक़ाकार असल मतन जिसका हम तर्जुमा कर रहे होते हैं उसकी नौयत पर मुनहसिर होता है, यानी जो हमारी सोर्स लैंग्वेज है जिससे हम तर्जुमा करेंगे उसका मतन जिस तरह का होगा, हमारा असलूब और तर्जुमे की ज़ुबान भी उस लिहाज से बदलती जाती है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पहला तरीक़ाकार अखबारी या मालूमाती तर्जुमा है, दूसरा तरीक़ाकार हम जिसे कहते हैं वो अदबी तर्जुमा है। मिसाल के तौर पर मक्सिम गोरकी हो, लियो टॉल्स्टॉय हो, इनके तराजिम चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो या दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में हो, इसी तरह से अल्लामा इकबाल हों, गालिब हों, सर सैयद हों, इनके तराजिम भी दुनिया भर की ज़ुबानों में हुए हैं। इनकी जो अपनी तसनीफ़ात हैं इनका तर्जुमा अदबी तर्जुमे के दायरे में शामिल होगा। इसमें एक मुतरज्जिम के लिए एक चीज़ और जुड़ जाती है कि उसे मिसाल के तौर पर प्रेमचंद के अगर अफसाने का तर्जुमा किसी बैरूनी ज़ुबान, सबसे आसान मिसाल लेते हैं अंग्रेज़ी जिसे लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं, जो एक राबते की ज़ुबान है इस वक्त पूरी दुनिया में, अगर उसमें करना है तो उसे दोनों ज़ुबानों में महारत तो हासिल होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो असल सोर्स लैंग्वेज में मवाद लिखा गया है उसके लिखने वाले मुसन्निफ़ के बारे में, उसकी ज़हनी तश्कील के बारे में और उसके अहद और उसकी अहद की तहज़ीबी फ़िज़ा की मालूमात भी उसे होनी चाहिए। प्रेमचंद के मिसाल के तौर पर कफ़न का अगर हम तर्जुमा किसी दूसरी ज़ुबान या अंग्रेज़ी ज़ुबान में करते हैं तो जब तक प्रेमचंद के लिखने की स्टाइल, प्रेमचंद के अहद, प्रेमचंद के फ़िक्री मक़ासिद को हम नहीं जान रहे होंगे, हम बेहतर तरीके से उसका तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। तीसरा तरीक़ाकार जो आमतौर पर अख्तियार किया जाता है तर्जुमे का, जिसे हम जमालियाती तर्जुमा भी कहते हैं, अदबी तर्जुमे की भी ये बेहतरीन शक्ल मानी जाती है, यानी जब आप अदब में भी ऐसे मतन का तर्जुमा कर रहे हों जिसका ताल्लुक़ शेर से हो। अब एक मुतरज्जिम के लिए 3 चीज़ों के लिए जानना उसका लाजिम हो जाता है, यानी दोनों ज़ुबानों में, सोर्स लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में उसकी महारत, इसके साथ साथ जो शायर है उसकी ज़हनी तश्कील, उसके अहद से वाक़फ़ियत, और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है जब आप शेरी मतून का तर्जुमा करते हैं तो दोनों ज़ुबानों की शेरी जमालियात से भी उसको वाक़फ़ियत हासिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जब आप गज़ल का तर्जुमा किसी दूसरी ज़ुबान में करेंगे तो अगर आप ये न जान रहे होंगे कि बहरों का निज़ाम क्या होता है, इल्म अरूज़ क्या है, तो उसका बेहतर तर्जुमा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अंग्रेज़ी से अगर हमको तर्जुमा करना है किसी राइम का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बहुत आसान मिसाल है, आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आप देखेंगे कि इसमें लिटिल स्टार और व्हाट यू आर के बाद इसका जो खात्मा हो रहा है तकरीबन तरीक़ाकार वही अख्तियार किया जाता है जो आम तौर से गज़लों में होता है। तरीक़ा चाहे मीर के गज़ल का आप मसला ले लें, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। खात्मा तकरीबन एक तरह से हो रहा है, हालांकि जो काफ़िए की तारीफ़ है वो अलग है, जो राइम की तारीफ़ है वो अलग है। मगर जब भी आप राइम का तर्जुमा कर रहे होंगे अंग्रेज़ी से उर्दू में तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो सिनफ़ सुगन होगी, जिस फॉर्म में आप उसको ढाल सकेंगे, वो गज़ल का फॉर्म होगा।
یعنی اب دو زبانوں میں مہارت، مصنف کی ذہنی تشکیل، اس کے عہد کا مطالعہ جس جگہ وہ ادب تصنیف کیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعری جمالیات، علم بیان وغیرہ کا علم ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کلاس میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹرانسلیشن کے تعلق سے چند اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تب تک کے لیے فقط والسلام۔